Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good Afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज बड़ी संख्या Good कम morning, दिख sir. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर. प्रिया प्रियदर्शी स्कूल गई है तो रिकॉर्ड कर दीजिए सर. उसकी मम्मी बोल रही है सर. अच्छा अच्छा ठीक. संख्या कम ही दिख रही है आज. सब लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करे हैं भाई? जरा एक मिनट कोई रिकैप कर लो. सर आप मिरर फॉर्मूला बताए थे. अच्छा, मिरर फॉर्मूला बताया गया है. उस पे प्रॉब्लम भी करे हैं? No, sir. नो सर. नहीं सर. चलिए ठीक. तो एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं मिरर फॉर्मूले पे. बुकलेट का इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर क्या है पूरा नहीं कराया. कॉन्वेक्स मिरर का नहीं बताया है. सर आप कह रहे थे थोड़े और पॉइंट बताने. कॉन्वेक्स मिरर का बताया था कि नहीं? जनरल डिस्कशन. Yes, sir. एक ही तो पॉइंट बताना था उसमें कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट विद इन फोकस है तो वो जो है आपका रियल बनता है. वो तो बताया होगा ना, इतना इंफॉर्मेशन दिया होगा ना. यस. हाँ. और पॉइंट बताना है वो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट होगा, स्पॉट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके इमेजेस कैसे आपको जज करने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं. तो वो अभी नहीं बताया है, उसको बताएंगे. ठीक है. चलो या तो पहले उसी को बता देते हैं. हाँ, फिर आगे बात करते हैं. ठीक. मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर मिरर है, स्फेरिकल मिरर है जिसका अपना कुछ फोकल लेंथ है और इसके फ्रंट में आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा. ठीक. अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, उसको वर्कआउट करने का तरीका क्या होगा. एक बार जो है हम इसके एक एंड को मान लेंगे ऑब्जेक्ट की लोकेशन और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनेगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. देन हम मान लेंगे दूसरे एंड का जो है कहाँ पे इमेज बनेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज. ठीक है. तो लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, इसको हम लोग नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. इफ द ऑब्जेक्ट is placed along the principal axis, then the ratio of length of image and length of object is defined as longitudinal magnification. ठीक है. ml से मान लो इसको दिखाएंगे. ठीक है. अगर सिंपली कहीं मैग्निफिकेशन बोला जाए तो जो लेटरल मैग्निफिकेशन है वही आपका मैग्निफिकेशन का भी मीनिंग होगा ना. लॉन्गिट्यूडनल के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन पूछनी होगी तो वो बोला जाएगा. ठीक है. तो ml से इसको दिखा दे रहे हैं तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज
और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो निकालने का तरीका क्या है? एक एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पे बनेगा वो आपको जज करना है, V1। दूसरे एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पे बनेगा, V2। और V1 और V2 के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है भाई? यस सर। जैसे मान लो कि आपको एक प्रॉब्लम दिया गया कि एक आ गया कि एक कॉनकेव मिरर है जिसके फोकल लेंथ जो है वो आपको दे दिया, कितना दे दिया, मान लो कि 20 सेंटीमीटर दे दिया, 20 सेंटीमीटर या 10 ही दे देते हैं, 10 कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल है। 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हो गया और इसके अलोंग एक 10 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया जिसका एक एंड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज एज वेल एज, मान लो कि आपसे ये भी पूछ दिया कि व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लेंथ ऑफ द इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एंड को इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकालना है, दूसरे एंड का इमेज कहाँ पे बनेगा वो निकालना है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमने एक एंड को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो ये मान लो कि एंड ए है हमारे इस रॉड का और ये एंड बी है, तो ए एंड का जो इमेज होगा A1 वहीं पे बनेगा, सी पे ही। ठीक है ना? यस सर। एंड ए will have image at center of curvature। ठीक है? अब इंड बी का इमेज कहाँ पे बनेगा वो जानना है, तो पोल से इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर का। यस सर। फॉर इमेज ऑफ इंड बी के इमेज के लिए अगर हमको देखना है तो 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 1/v इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 30 रखेंगे, एफ की जगह पे माइनस का 10 रखेंगे। ठीक है ना? तो 1/v के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा माइनस का 1/10 प्लस 1/30। 30 को मान लिया एलसीएम कर दिया, तो v के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन गया मेरे को, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 2 ना, दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर। है ना भाई? यानी कि b का इमेज यहाँ पे बना B1। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करा गया था उसका इमेज ऐसे बन जाएगा। ठीक है? ये इसका इमेज होगा, A1 B1 विल बी द इमेज। तो लेंथ ऑफ द इमेज आपको बताना था, तो लेंथ ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दैट इज 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है भाई? यस अब इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड जो आपको कैलकुलेशन है उसके लिए जो प्रॉब्लम मिलता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज है वो अगर जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो प्लेसमेंट है एज वेल एज जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत छोटी है, तो वहां पे अगर हम ये तरीका यूज करेंगे, है तो ये बेसिक मेथड, दिस विल गिव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, है ना? लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे पास
प्रॉब्लम क्या होएगा कि कैलकुलेशन हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला में जनरेट करते हैं और हम लोग मिलके जनरेट करते हैं, और उसी फॉर्मूले को हम ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट ऑब्जेक्ट के केस में उसे हम मैग्निफिकेशन के लिए और उसी के करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द इमेज को लिखने के लिए यूज कर सकेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो बहुत छोटा है, मान लो, है ना। ये हमारा एक पर्टिकुलर मिरर हो गया जिसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस करा है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए, और इसकी जो प्लेसमेंट हमको दी गई है वो मान लो कि यू से ही दिखा दे रहे हैं कि सर्टेन सेपरेशन पे प्लेस्ड है। फोकल लेंथ इसका एफ का है भाई। तो इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन को बनाना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। एक्चुअल तरीका क्या होगा हमारे पास, कि हम इस वाले एंड का पोल से सेपरेशन देखें। तो अगर हमको यू सेपरेशन पे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो इस पॉइंट का जो है सेपरेशन फ्रॉम द पोल क्या हो जाएगा, दैट विल बी u माइनस a/2। और इस वाले एंड का सेपरेशन क्या हो जाएगा, u प्लस a/2, है ना। उसके लिए हम v1 v2 निकालें और फिर v1 v2 का डिफरेंस करें, तो वी विल गेट द लेंथ ऑफ द इमेज, एक्चुअल तरीका। लेकिन ये जो लेंथ है वो a बहुत छोटा है, तो इसको हम चेंज इन पोजीशन ऑफ u के रूप में भी तो लिख सकते हैं दोनों एंड का सेपरेशन को। और जो इमेज बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन पोजीशन ऑफ द इमेज को हम dv के द्वारा भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बहुत छोटा है तो। क्यों भाई? यस सर। यस सर। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो हमको du और dv में रिलेशन मिल जाएगा, और वो हम एक्सप्रेशन शॉर्ट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सेल्फ वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का v² और dv और माइनस का 1/u² du। और फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो बदलेगा नहीं, तो इट विल बी 0 राइट साइड। तो इधर से हमको क्या मिल गया कि dv/du को अगर हमको लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर ना। यस सर। dv क्या है, du क्या है, पहले तो du को समझिए। du है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और करस्पॉन्डिंगली dv क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द इमेज। तो ये हमारा शॉर्ट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग du का रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस सर। और dv जो हो गया उसी के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन का चेंज हो गया, दैट मीन्स कि दिस इज द इमेज की लेंथ हो गई। यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन को लिखने का, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को लिखने का, कि ये लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर, है ना। और v/u मैग्निफिकेशन है, स्क्वायर में है, तो माइनस का m है बेसिकली, तो हम इसको m² लिख सकते हैं, माइनस का m²। तो अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हम लोग जो है लेंथ ऑफ द इमेज के बारे में जानकारी अगर बनाना चाहते हैं तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या
रेशियो माइनस ऑफ एम स्क्वायर। मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि लेटरल मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। निगेटिव जो इधर में दिखा रहा है भाई, वो ये दिखा रहा है कि जो नियरर सेक्शन होगा हमारे उस ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज जो होगा दूर बनेगा, जो दूर वाला सेक्शन है उसका नियरर बनेगा। ये इंफॉर्मेशन बनेगा निगेटिव जो इधर में बन रहा है। क्लियर है क्या बात? यस सर। सर सर अगर ऑब्जेक्ट को सर फोकस ऐसे रखे कि सर उसका एक हिस्सा पोल और फोकस के बीच में और दूसरा पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तब भी सर ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? हाँ हाँ, वैलिड तो रहेगा, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। लेंथ ऑफ लेकिन द फिर जो इमेज अलग अलग बनेगी ना दोनों हिस्से की। तो दोनों तो अलग अलग ही बन रही है ना। नहीं सर, एक तो वर्चुअल हो जाएगा और दूसरा रियल इमेज बनेगा, तब सर हम ये कैसे लगा सकते? कौन सा? सर मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा पोल और फोकस के बीच में और दूसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पोल और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। यस सर। सर उसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हैं कि थोड़ा हिस्सा उसका सर पोल और फोकस के बीच में। ये सर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमारा है ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और अगर उस तरीके की कोई सिचुएशन आपको मिलती है तो वहां पे आपको बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा। ये बेसिक बेसिक जो मेथड है ना, कि दोनों एंड का अलग अलग कहाँ कहाँ पे जो है वो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, उसको आपको जज करना होगा। देन आफ्टर लेंथ ऑफ द इमेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है? यस सर। यस। हाँ, हाँ। जैसे मान लो कि तुमको ये दे दिया कि एक ये मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमारा कह दिया कि 10 सेंटीमीटर का है, और एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, वही पुराना वाला ही प्रॉब्लम का डाटा ले रहे हैं। एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ आपको बोल दी कि एक ही है, और ये ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर वो 30 सेंटीमीटर पे कर दी गई। ठीक है ना? ए इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना? ये आपको दिया गया, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताना भाई कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इस मिरर से इमेज बनेगा वो कितनी लेंथ का बनेगा। अब मान लो कि ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल गया। अब बेसिक मेथड से आप करोगे तो एक यहाँ के लिए आप 30 माइनस ए बाई 2 लिखोगे, V1 निकालोगे, 30 प्लस ए बाई 2 लिखोगे, V2 निकालोगे, दोनों का डिफरेंस करोगे। प्रॉब्लम लेंदी बनेगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा ना। यस सर। यस सर। यस। कैलकुलेशन जो है आपका जो बनेगा वो लेंदी बनेगा। बट अगर आप यहाँ से ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, नेचुरल है कि ये फॉर्मूला एलिमेंटल पोजीशन चेंज के लिए बोला जा रहा है, तो ये बहुत बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है? अगर एक कंसिडरेबल लेंथ का ऑब्जेक्ट है तो वहां पे इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, गलत इंफॉर्मेशन बनेगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करने का आपका रिस्ट्रिक्शन ही हो गया कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तो ही आप इसको यूज कर सकेंगे, क्योंकि आपने जो du लिया है दैट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वेरी 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 माइन्यूट, है ना। और उसी के करस्पॉन्डिंग जो dp मिलेगा वो बहुत छोटा होगा। तो अगर ये बहुत छोटा आपको प्रॉब्लम में ऐसे बोल दिया और उसमें आपको लेंथ ऑफ द इमेज की बात पूछी जा रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, तो आप यहाँ पे ये तरीका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे 30 सेंटीमीटर के लिए इमेज की पोजीशन आप निकालेंगे तो 1/v माइनस का 1/30 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/10 लिखा जाएगा। तो 1/v के लिए इंफॉर्मेशन हो गया माइनस का 1/10 प्लस 1/30
V के लिए इंफॉर्मेशन हो गया 30/2 नेगेटिव का, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, माइनस का 30/2 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज माइनस का 1/2। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया। लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो आपको मालूम है कि माइनस का m² से लिखते हैं आप, तो दिस विल बी माइनस का 1/4। इधर में जो ये निगेटिव आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि जो नियरर वाला आर्म है उसका जो इमेज है और जो फर्दर वाला ये वाला दूर वाला इमेज है, दोनों के पोजीशन इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि इसका इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा। अगर इसको इंड ए कह रहे हैं, इसको इंड बी कह रहे हैं, तो ए का इमेज जो होगा वो यहाँ पे बनेगा A1, और बी का जो इमेज बनेगा B1 यहाँ पे बनेगा। ये निगेटिव जो आ रहा है वो केवल इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ठीक है ना। तो निगेटिव से मीनिंग नहीं, आपको लेंथ ऑफ द इमेज को लिखना है, तो लेंथ ऑफ द इमेज के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ये लिखा जाएगा A/4। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए A लिख दिया है इसमें। बात Yes. समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब जब ऑब्जेक्ट कोई मान लो कि कोई पर्टिकुलर मिरर के फ्रंट में मूव कर रहा है ना, तो इमेज की वेलोसिटी को लिखना है, तो उस इमेज की वेलोसिटी को लिखने के लिए भी हम ये सेम फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है उसकी अब बात हम करते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग नियर ए स्फेरिकल में, एक स्फेरिकल मिरर के करीब में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, और हम इसको जनरलाइज मान लो की बातें करते हैं। मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि वो VO की वेलोसिटी से जा रहा है, सर्टेन एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, यानी कि इसके दोनों कंपोनेंट है। एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी कंपोनेंट है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट है। और मिरर को भी मान लो कि मूव करा देते हैं VM, मिरर भी मूविंग है, ठीक है ना भाई। तो Yes, sir. आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो 1/v + 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f के रूप में फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें u जो होता है वो मिरर से ऑब्जेक्ट का सेपरेशन होता है, Yes, sir. और v जो है पोल से यानी कि मिरर से इमेज का सेपरेशन होता है। तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो मिरर के रिलेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो v का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट देगा, और u का जो टाइम के साथ डेरिवेटिव होगा यानी कि du dt, ये आपको क्या देगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट की मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डिफरेंशिएट करके सेम वही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, माइनस का 1/v² इंटू dv dt
माइनस का 1/u² इंटू du dt दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसी के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन बदलेगी, बट फोकल लेंथ तो टाइम के साथ तो नहीं बदलेगा ना मिरर का, चाहे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या मिरर मूव कर रहा हो। Yes, sir. तो dvdt के लिए इंफॉर्मेशन वही पुराना वाला ही बन गया, dvdt दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर इंटू du dt। तो एक इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसके बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन लिखनी है तो माइनस ऑफ m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट। यहाँ पे पैरेलल से मेरा मतलब पैरेलल टू द मिरर नहीं है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन बनानी है तो हमको मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो आप m से लिखते हो। यस। इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dhi dt ये लिखा जा सकता है m टाइम dho dt से। और हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इमेज की पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन है टाइम के साथ चेंज का। और एचओ का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज का रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का परपेंडिकुलर टू द मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट ये इक्वल होगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने होंगे और ये भी ध्यान में रखना होगा कि इधर से जो हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, और इसमें जो आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्लेस करना है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही प्लेस करना। ठीक है ना। यस सर। लेकिन आपको प्रॉब्लम में जब भी पूछा जाएगा तो वो जनरली आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कहा जाएगा ना, तो दैट यू हैव टू शो। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको स्पेसिफाई किया है तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएंगे, अदरवाइज आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी बतानी होगी तो फिर से आपको ट्रांसफॉर्म करके लिखना होगा। ये चीज को ध्यान रखना है अगर मिरर मूविंग है तो, और ज्यादातर प्रॉब्लम में मिरर रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। अगर मिरर रेस्ट में है तो मिरर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी मिलेगी वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी होगी। तो भाई ठीक है ना। यस सर। Yes. लेकिन अगर मिरर मूविंग है तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि यहाँ से हमको जो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मिलेंगे वो मिरर के रिलेटिव मिलेंगे और फिर हमको मिरर से ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। ठीक है क्या। सर सर एक डाउट है सर। सर जी वो बोलिए। HI/HO इक्वल्स टू m को सर डिफरेंशिएट कैसे किया? टाइम के रिस्पेक्ट में HI और HO तो सर यही तो m बता। कांस्टेंट रहेगा। हाँ m तो कांस्टेंट रहेगा ना। सर ऑब्जेक्ट की सर पोजीशन बदलेगी तो सर मैग्निफिकेशन नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट के लिए हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे तो नहीं बदल रही है ना, उस इंस्टेंट पे तो पोजीशन हमको गिवन रहेगी ना। यस उस इंस्टेंट पे तो नहीं बदल रही है ना, अगले टाइम पे यस जाके बदलेगी। तो अगले टाइम पे बदलेगी तो फिर नेचुरल है कि वहां पे अगले पोजीशन के लिए इंफॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगा। यस यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब ये है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, तो जस्ट एज ए फॉर्मूला आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, है ना, ऐसे प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए। जैसे एक प्रॉब्लम हम इस पे कर लेते हैं, है ना, जिसमें मिरर को भी मूव करा करके एक ही प्रॉब्लम में आपको दोनों चीजें ट्रांसफॉर्मेशन भी बता देते हैं कैसे करना है। सेंटीमीटर का मिरर को भी मूव कराते हैं। सर वो क्या लिखा है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सर वो 30 है। कौन सा 30? सर वो 530 लिखा है सर वो एंगल। वे 53 डिग्री है, 53 यस डिग्री। ये 30 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज for the situation shown in figure if x-axis is along the principal axis and y perpendicular to the principal axis। ये x और y डायरेक्शन दिया गया। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आईजे के फॉर्म में आपको बताना है इमेज की वेलोसिटी। बताएंगे? यस सर। Yes, sir. एंगल कितना है? हाँ, एंगल कितना दिया हुआ है ये? 53 डिग्री। यस सर। इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यहाँ पे बनाया है हमने, एक्स डायरेक्शन राइट वर्ड, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर ऊपर वाला जो डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। इमेज के वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताना है। मिरर निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहाँ पे साइन के साथ डाटा को रखिएगा ना, वहां पे लेंथ ऑफ द इमेज का जैसे हमने साइन हटा दिया था क्योंकि हमको लेंथ लिखना था इस, बट यहाँ पे साइन के साथ ही रखिएगा सारा इंफॉर्मेशन, है ना, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग।
चलता हुआ दिखा? यस सर, वैसे 1 मिनट। सर -11/4 आई कैप -8 जे कैप। नहीं, और किसी को मिला क्या? 24 आई कैप, 24 जे कैप -42 आई कैप। ट्रांसफॉर्मेशन तुमने भी नहीं करा। चलिए आई देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को अपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना चाहेंगे। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, तो इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो आपको मालूम है कि 15 cos 53 से लिखा जाएगा, और जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो आपको मालूम है कि 15 sin 53 से लिखा जाएगा ना। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 3/5। तो 15 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 15 इंटू 4/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, ये तो हमको पता हो गया कि 5 से 15 9 आई कैप प्लस 4 से 12 12 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, लिखा जाता है ना। यस सर। तो ये हो गया 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप और माइनस माइनस का 2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ द मिरर इधर की तरफ है, तो कितना हो गया भाई? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, ये आपको मिला 11 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। यस सर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अब आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, वो अगर हमको लोकेट करना है तो 1/v माइनस 1/30 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/20 लिखा जाएगा। 1/v माइनस का 1/20 और प्लस का 1/30, तो v की वैल्यू हमको मिल गया 60 को एलसीएम कर दिया माइनस का 60। एक मिनट एक मिनट, हेलो हेलो। यस सर। हेलो, हाँ यस कहाँ सर। हो? हमसे नहीं कर रहे बात। अच्छा अच्छा, घंटी नहीं बज रही है, हम बोल दे रहे हैं घर पे। हाँ ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, वो बेल बेल गड़बड़ है उसकी। ठीक है, वैसे वो खटखटा दो, हम बोल दे रहे हैं।
हाँ वो डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है। हेलो। हाँ, तो ये v के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट माइनस ऑफ m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट होता है। संजय सर। हाँ जी। यस सर। सर थोड़ी सी देर के लिए आप मीटिंग लीव कर दीजिएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों से कुछ बात करनी थी। अच्छा, ठीक, 5 मिनट दीजिए। थैंक यू सर। जी बेटा, 1 मिनट। हाँ सर, ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक जी। विनय सर नहीं पढ़ाएंगे? विनय सर नहीं हो सकते बेटा अभी, तो वो तो शी इज नॉट नो लॉन्गर इन द सिस्टम। ओके सर। जी जी। ठीक है। 2 मिनट वेट करो। ठीक है सर, ठीक ठीक। बाहर वेट करो। ये मैं कहाँ से डिलीट मारूंगा? हेलो। यस सर। यस सर। ये डिलीट कहाँ से Yes, होगा sir. जी वीडियो? सर ये पता रिकॉर्डिंग नहीं सिर्फ है, वेबसाइट पे उसके जाके तब होता है। अरे रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपलोड हुई है, ये डिलीट कहाँ से होगी? सर एक बार वो 3 डॉट पे क्लिक करके देखिए। 3 डॉट पे नहीं दिखा रहा ना। सर आप उस रिकॉर्डिंग को सर प्ले कीजिए वेबसाइट पे जाके, वहां से सर डिलीट होता है। अच्छा, वहां से डिलीट हो जाएगी। यस सर, वहां पे आता है ऑप्शन डिलीट करने। हाँ, डिलीट ऑप्शन दिख रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन? हाँ, यस सर। तो कहाँ से डिलीट होएगी? यहाँ तो नहीं दिख रहा कोई लिंक। सर सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करके देख। अरे इसमें आ रहा है क्या कुछ?
सर सेटिंग्स पे क्लिक करके देखिएगा एक बार। कहाँ पे सेटिंग है ये? फिर वहाँ हेल्प के नीचे नहीं यार, हेलो सर। सर हेलो सर, आवाज आ रही है सर आपकी? सर नहीं आ रहा है। सर आप डिलीट कर रहे हैं सर? हाँ जी मैम। तो सर बच्ची फिर कैसे देखेगी सर? मैडम उन्होंने बोला है ना कि डिलीट करना है, लेकिन डिलीट हो नहीं रहा है। तो रहने दीजिए ना सर, आके बच्ची देख लेगी। वो एक बच्चा ने मुझे निकाल दिया है तो मैं चालू करके छोड़ रखी हूँ। चलो ठीक, हम डिलीट हो ही नहीं रहा है, अब वो नहीं वही करेंगे, सर ही करेंगे, है ना। ओके सर। हाँ तो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, यस सर। प्रॉब्लम में चला गया वो। कहाँ तक करा था? ये तुम्हारा मिरर था, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया था हमने। इधर की तरफ ये मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये 53 डिग्री का एंगल था और ये इधर की तरफ जा रहा था 2 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड से। इधर आपने एक्स डायरेक्शन बोला था और इधर आपका वाई डायरेक्शन था, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हम लोगों ने निकाला था ना, और ये हो गया था 15 का 4 9 दूना 18, 9 2 11, 11 आई प्लस 4 3 12, 12 ये आया था। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यही लिखे थे ना। सर वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. ऑब्जेक्ट है वो। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये लिखा था हम लोगों ने। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर यही लिखा था ना। और v की वैल्यू हमको मिली थी -60, मैग्निफिकेशन हमको मिला था -2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कंपोनेंट है वो -2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट कितना है 11 है, तो ये कितना हो जाएगा -11 चौक 44, 44 आई कैप, है ना।
और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट m यानी कि -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का कितना है 12 j कैप, दैट इज -24 j कैप। ये आपको मिलेगा। ठीक है भाई, ये लाइन समझ में आ रही है? हेलो, यहाँ तक Yes, की sir. चीजें क्लियर हैं? यस सर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखना होगा, तो अब हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, -44i -24j। जबकि हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा -44i -24j और माइनस का 2i, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम है। तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस का 46i कैप माइनस का 24j कैप। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो बोलेगा भाई। सर मैग्निफिकेशन -2 कैसे होगा? मैग्निफिकेशन को लिखते हैं माइनस का v/u से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का 60 माइनस का 30 दैट इज माइनस का 2। ओके सर। बट वो माइनस प्लस से कोई मतलब इस वाले में नहीं पड़ेगा पैरेलल कंपोनेंट में, क्योंकि वो तो स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, यस सर। बट जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उस पे उसका असर आएगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये हमारे वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन बन जाएगा, इमेज की वेलोसिटी का। यानी कि इमेज की जो वेलोसिटी है, अगर इस फिगर में हम दिखाना चाहें तो इमेज की वेलोसिटी जो कुछ मिलेगी वो कहीं यहाँ पे मिलेगी, इधर की तरफ मिलेगी ऐसे, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, है ना? एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव होगा, इमेज की वेलोसिटी इधर की तरफ मिलेगी। क्लियर हुआ क्या बात? Yes, sir. चलो एक प्रॉब्लम और कर लो भाई, वेलोसिटी वाला छोड़ के दूसरा एक मिरर पे प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। मान लीजिए कि ये दो मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया इन दोनों के बीच में। इस कॉनकेव मिरर से इसकी जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की बोली गई। ये मिरर नंबर 1 हो गया M1, ये मिरर नंबर 2 हो गया M2। द फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज, क्वेश्चन नोट करिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर इज M1 दैट इज इक्वल्स टू F2 mod वैल्यू ऑफ ईच मिरर इज 20 सेंटीमीटर। Consider only the image formation by maximum of two reflection if it is found। सर एक बार रिपीट करना पहली वाली लाइन। Consider the image formation by maximum of two reflections if the image is formed
at the source itself, then find the distance between the two mirrors. और मुझसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर दोनों के फोकल लेंथ बराबर है, साइन एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होगा, वो आपको मालूम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया, तो एक जो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगा कहीं इस तरीके से जाके बनेगा। मान लीजिए कि इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट मिरर। अब ये मिरर जो होगा वो हमारे इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे आकर के यहीं पे कन्वर्ज हो रही है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ऐसा बोला गया प्रॉब्लम में। ठीक है ना, कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जा रहा है, इससे और इससे दोनों से रिफ्लेक्शन के बाद। तो बताना है कि दोनों के बीच ये सेपरेशन कितना है। कर लेंगे या मैं बताऊं, बताते चलो। चलो ट्राई कर सर रहे ट्राई हो या कर। बता, ट्राई कर रहे हो? चलो ठीक। मिला क्या किसी को? 1 मिनट सर।
चलो देखो फिर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस मिरर से इमेज कहाँ पे बनेगा फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर। पहले मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो 1/v माइनस 1 प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला पहले तो लिख लिया। u की जगह पे पोल से यहां तक आपको जाना है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना होगा। u को आप निगेटिव के रूप में प्लेस करेंगे। कितना हो गया -30 और f -20 रखना है। तो 1/v माइनस का 1/20 प्लस का 1/30 v के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये 60 सेंटीमीटर है माइनस का। ठीक है, तो ये तो हमारा मिला कि पहले वाले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये इमेज बना दैट इज एट ए 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म हो गया। अब ये अगर 60 सेंटीमीटर पे बन गया तो इस मिरर के पोल से इसका सेपरेशन कितना बोलोगे भाई? यहां से यहां तक का ये सेपरेशन कितना होगा? 60 माइनस एक्स। यस सर। और ये जहां पे इससे इमेज बनना है वो ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे बनना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? ये x -30। ठीक है सर। अब दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर। सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में हमको इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है। v की जगह पे कितना लिखेंगे? हेलो, v की जगह पे कितना लिखेंगे? माइनस का x -30। हाँ, माइनस का x -30। u की जगह पे कितना लिखेंगे? प्लस का 60 माइनस x। 60 माइनस x। और फोकल लेंथ की जगह पे 1/20। ये चीज सबको समझ में आ रही है कि किसी को प्रॉब्लम है इसमें? यस सर, समझिए। ठीक है, बस अब इसको हमको करना है सॉल्व x के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको उधर में भेज देते हैं। 1/60 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x माइनस का 30 स्क्वायर कर देते हैं। इसको एलसीएम करके पहले तो सॉल्व कर लिया जाए तो 20x -30 और ये हो जाएगा x -30 और प्लस का 20। ये 1/60 माइनस का x क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 20x माइनस 3 दूना 6 600 इक्वल्स टू ये 60x और माइनस का x स्क्वायर और ये हो गया 60 माइनस 10 माइनस का 600 और x माइनस का 10 प्लस का 10x। ये मिलेगा 600 से 600 को हटा दिया और इसको इधर एक तरफ ला करके सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर और 60 70 माइनस 50x दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 50 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 0 मिली और दूसरी हमको हो गई 50। 0 तो पॉसिबल नहीं है
दोनों मिरर के बीच की दूरी अगर 0 हो गई तो ऑब्जेक्ट का बीच में प्लेसमेंट कहाँ से पॉसिबल है? तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल. तो आंसर विल बी separation between the mirror should be 50 centimeter. ठीक है? यस सर. Yes, sir. फिफ्टी सेंटीमीटर. तो ये आपका आंसर बन गया. क्लियर है? Yes, sir. आइए अब रिफ्रैक्शन की भी थोड़ा सा बात कर लें. रिफ्रैक्शन पीछे में जब हम लोग डिस्कशन शुरू किए थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि जब कोई भी पर्टिकुलर लाइट एनर्जी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके टकराती है तो पार्ट ऑफ द एनर्जी उसी पर्टिकुलर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और पार्ट ऑफ द एनर्जी दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रांसमिट होती है. दूसरे मीडियम में जो ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ एनर्जी है उससे एसोसिएटेड जो फिनोमेना है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है? तो मान लीजिए कि ये एक मीडियम हो गया और ये नीचे वाला दूसरा मीडियम हो गया और ये हमने एक सरफेस दिखाया जो कि दो मीडियम को डिस्टिंग्विश कर रहा है. दोनों तरफ के मीडियम करस्पॉन्डिंग टू द लाइट डिफरेंट है और एक लाइट एनर्जी या लाइट रे इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आके इस पॉइंट पे टकरा रही है तो इसको हम लोग नाम देंगे इंसिडेंट रे. और रिफ्रैक्शन के बाद ये मान लीजिए कि ये रे इस तरीके से जा रही है दूसरे मीडियम में तो इसको हम लोग जो दूसरे मीडियम में जाने वाली रे होगी इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे. जो गवर्निंग लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को उसमें पहला जो नियम है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों हमेशा एक प्लेन में होंगे. तो पहला नियम इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence are always in same plane. ठीक है ना? ये पहला नियम है जो आपको मालूम भी है और ध्यान में भी रखना है. मान लीजिए कि ये जो इंसिडेंट रे है वो ये पॉइंट पे जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है उसके साथ जो ये एंगल बना रहा है ये आई का है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आर का है. तो जो सेकेंड लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ के रूप में भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो साइन वैल्यू है इसका जो रेशियो है वो इन दोनों मीडियम पे डिपेंडेंट एक कांस्टेंट है जिसको आप नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन. ये पहला मीडियम हो गया जिसमें ट्रेवल करती हुई रे आके टकराई है, ये दूसरा मीडियम जिसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को जाना है. ठीक है? तो पहला मीडियम का मेरा मतलब जिसमें ट्रेवल करती हुई रे सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आ रही है उसको हम फर्स्ट मीडियम कहेंगे. ठीक है? और जिसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को जाना है
उसको हम लोग सेकंड मीडियम के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू μ/1। μ/1 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, and that is also equals to refractive index of medium 2 and मीडियम 1 का रेशियो, μ2 और μ1 के रेशियो के बराबर, μ/1। ठीक है। यस सर। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप डिफाइन करते हैं वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है और जो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है, दोनों का जो रेशियो है दैट इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको आप डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो आप सबको मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। और मीडियम में क्या लाइट की वेलोसिटी है उसका रेशियो करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, C/V, है ना। C जहां पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। कोई भी वेव है अगर एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको ध्यान में होगा, 11th में पढ़े हैं कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो वेलोसिटी में Yes. चेंज आता है दैट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ। ठीक है ना। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हमेशा वही रहेगी जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जिस सोर्स ने उस वेव को जनरेट किया है उसके जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, उसके जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, वही हमारे वेव की फ्रीक्वेंसी होगी थ्रू आउट द मीडियम। जिस भी मीडियम में जाएगी, किसी भी मीडियम के करस्पॉन्डिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाती है तो उसकी वेलोसिटी बदलती है, तो उसके बदलाव का कारण क्या है? वेवलेंथ में चेंज का होना। ठीक है ना। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो ये हो गया, मान लो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, लाइट वेव आपने न्यू के रूप में रिकॉग्नाइज करा है, तो C × लैम्डा इन वैक्यूम डिवीजन में CV न्यू × लैम्डा इन मीडियम लिखा जाएगा। तो ये हो गया वैक्यूम में जो वेवलेंथ है और जो मीडियम में जो वेवलेंथ है उसका जो रेशियो है वो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है ना। लैम्डा V का मतलब हो गया वेवलेंथ इन वैक्यूम और लैम्डा M का मतलब हो गया वेवलेंथ इन मीडियम। ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी। अगर दो मीडियम है, दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस
अलग अलग है, तो जिसका म्यू बड़ा है उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। यस सर। यस सर। ठीक है ना भाई। और आपको मालूम है वेव के डिस्कशन के दौरान ये भी बताया गया होगा कि अगर एक मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो छोटी है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जिसमें वेलोसिटी कम होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, है ना। यस सर। ये सारी वेव के लिए है। तो यहां से आपको जानकारी बनेगा कि जिसके लिए म्यू बड़ा होगा वो डेंसर मीडियम होगा और जिसके लिए म्यू कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा। म्यू बड़ा डेंसर मीडियम, म्यू छोटा रेयरर मीडियम। क्लियर है? यस सर। कहीं से भी डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन अक्सर कंफ्यूजन मन में आ जाता है, तो उसी को दूर करने के लिए या उसी को अलग करने के लिए हम बता रहे हैं कि कहीं से भी ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में मत रखिए कि डेंसर या रेयरर का मतलब डेंसिटी से है। डेंसिटी से नहीं है। डेंसर या रेयरर का डायरेक्ट मीनिंग जो है वो वेव वेलोसिटी से है। जिसमें वेव वेलोसिटी बड़ी होगी वो रेयरर मीडियम होगा, जिसमें वेव वेलोसिटी कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है ना। यस सर। और ये केवल लाइट के लिए नहीं है, सारी वेव के लिए है ना। केवल लाइट वेव के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सभी वेव्स के लिए कहा जा रहा है। क्लियर? एक ही कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर वेव के लिए हो सकता है कि एक डेंसर है दूसरा रेयरर है, बट दूसरी वेव के लिए उसी का उल्टा मिल सकता है। जो एक वेव के लिए डेंसर है वो दूसरी वेव के लिए रेयर हो सकता है। और इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है आपका पानी और एयर का कॉम्बिनेशन। जैसे अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है, गिवन नहीं है, तो एयर के लिए म्यू की जो वैल्यू है वो आप 1 लेके चलेंगे। अगर आपको ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम में दिया नहीं है, आपको यूज करना है, तो ये 3/2 लेके चलेंगे। ठीक है। अगर प्रॉब्लम में दिया है तो आप वो वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपको याद रखना है 4/3। ठीक है। तो ये 3 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और कोई भी मीडियम की बात करेगा प्रॉब्लम में तो आपको दिया जाएगा कि म्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है ना। यस सर। तो वाटर जो है लाइट के लिए डेंसर मीडियम है और एयर जो है आपका रेयरर मीडियम है ना। यस सर। लेकिन इसी का उल्टा आपको मिलेगा। अगर साउंड वेव की बात करोगे तो साउंड वेव की वेलोसिटी एयर में कम होती है, पानी में ज्यादा होती है ना। साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है आपको ध्यान में होगा? कोई जन 340 बोलो मीटर भाई। पर सेकेंड। चलो 340 के आसपास, 340 मीटर पर सेकंड के आसपास वाटर में जो है वो साउंड की वेलोसिटी, एयर में साउंड की वेलोसिटी होती है। और वाटर में किसी को याद है क्या, या किसी के ध्यान में है? नहीं सर। 1500 मीटर पर सेकंड है ना, 1500। तो वाटर क्या हो गया साउंड के लिए? रेयरर हो गया, वेव वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना। यस सर। ठीक है ना। वाटर जो है वो साउंड के लिए एज कंपैरिजन टू एयर रेयरर मीडियम है, बट
लाइट के लिए वो डेंसर मीडियम। तो एक ही कॉम्बिनेशन अलग अलग वेव के लिए अलग अलग तरीके का बिहेवियर दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। क्लियर है बात? यस सर। ये जो स्नेल्स लॉ है, इसी को हम लोग एक, अगर कई सारे सरफेसेस है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे मान लीजिए कि ये डिफरेंट सरफेसेस हम जो है बना दें विच आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर। ये एक लाइट रे इसमें आके ट्रेवल करती हुई नॉर्मल के साथ θ1 पे टकराई, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का कह दिया। इधर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, ये वाला एंगल आपका θ2 का हो गया। ये टकरा के गई, इधर में μ3 हो गया, ये θ3 हो गया, और इधर में टकरा के मान लो कि ये इधर गई, ये θ4 हो गया ये एंगल, और ये μ4 हो गया। तो बड़े आसानी से स्नेल्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा μ1 sin θ1 that should be equals to μ2 sin θ2 that should be equals to μ3 sin θ3 that is equals to μ4 sin θ4, और इसी को जनरलाइज कर दे तो दैट इज ए कांस्टेंट, है ना। यानी कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसकी साइन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट अगर लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो सबके लिए ये मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सेम मिलेगा। ठीक है ना? यस सर। सर जैसे इस वाले लेयर पे आपने अप्लाई किया स्नेल्स लॉ, तो ये पहला वाला आइडेंटिटी मिल गया। इस वाले लेयर पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये दूसरी वाली मिल जाएगी। इस वाले लेयर पे जब आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये तीसरा वाला मिल जाएगा, क्योंकि एंगल तो θ3 ही होगा। तो हर सरफेस के करस्पॉन्डिंग म्यू और वहां के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है उसकी साइन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी ए कांस्टेंट। ये एक जनरल सा इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको इधर में ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर एक रेयर मीडियम में ट्रेवल करती हुई रे सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आती है, टकराती है, तो दूसरे मीडियम में जो जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका म्यू बड़ा है तो एंगल छोटा होगा। क्योंकि एंगल 90 से छोटे के लिए साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है बढ़ता जाता है ना। तो रेयर से डेंसर में जा रही होगी रे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयर की तरफ जा रही होगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जरा इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, कभी कभी यूज करने को मिल जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम का वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, और इस सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे आकर के ये रे टकरा रही है, इंसिडेंट रे हो गई, जिस मीडियम में ट्रेवल करते हुए आके टकरा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने μ1 कह दिया, और इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है EI कैप से दिखाया आपने। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने नॉर्मल डाल दिया, और ये मान लो कि रिफ्रैक्शन के बाद इसमें रे जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने μ2 का है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है ER कैप से दिखा दिया। ये एंगल I का है, ये एंगल R का है। मान लो कि आपने ये एन कैप का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन ये ले लिया। ठीक है, आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोनों से सेम एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन इधर भी हम ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, हमने ऊपर की तरफ ले लिया। तो जरा ई आई कैप और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए कि कितना होगा भाई। ई आई कैप और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले तो ये बताओ कोई। ई आई कैप और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो पाई माइनस आई, तो क्या कॉस पाई पाई, तो कॉस पाई माइनस आई। कॉस पाई माइनस आई, कॉस क्यों होगा भाई, साइन क्यों नहीं होगा? ये सर साइन पाई माइनस आई। दो अगर वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा का हो तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे लिखते हैं? ए बी साइन थीटा से लिखते हैं ना। यस तो ई आई और एन के बीच का एंगल अगर देखना है तो पाई माइनस का आई है, और साइन Yes, पाई sir. माइनस आई साइन आई होगा, तो साइन आई हो जाएगा ये। और डायरेक्शन क्या होगा, ई आई की तरफ उंगलियों को फैला के एन की तरफ घुमाओगे तो ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ खुलेगा। मान लो कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पी कैप से दिखा दिया, तो ये पी कैप होगा। Yes, sir. और ई आर और एन कैप का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? साइन आर। Yes, sir. यहाँ भी एंगल लाइन पाई माइनस का आर का हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल लिखना होगा ना, तो ये वाला एंगल पाई माइनस आर हो गया, तो पाई माइनस आर साइन पाई माइनस आर साइन आर। और इसका भी डायरेक्शन देखोगे तो पी कैप का भी डायरेक्शन है। तो स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो गया, म्यू वन इंटू ई आई कैप क्रॉस एन कैप, दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू टू इंटू ई आर कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है ना। तो ये स्नेल्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बन गया, जो आपको ध्यान में रखना है, में भी कभी आपको यूज करने को मिल जाए। सर वो पहले वाला एंगल पाई माइनस आई कैसे आया था? ये तो बड़ा मुश्किल काम कर दिया भाई तुम। नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल आई है, यस तो ई आई और एन कैप के बीच का एंगल ये होगा। ये एंगल कितना होगा? ओके पाई माइनस आई। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिखते हैं, दोनों के टेल को एक जगह रख दो और फिर दोनों एरो के बीच का एंगल देखो क्या बनता है। तो जो दोनों एरो के बीच का एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने का तरीका क्या है, दोनों के टेल को एक जगह पे प्लेस करिए। ठीक है, और वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट कर लीजिए पैरेलली
देखिए कि दोनों का टेल एक जगह पे करने पे दोनों एरो के बीच का क्या एंगल आ रहा है, वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ से दिख गया पाई माइनस आई कैसे है? यस चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा स्नेल्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो आपको ध्यान में रखना है। अब आइए रिफ्रैक्शन बाय ए प्लेन सरफेस की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय ए प्लेन सरफेस, मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर सरफेस है जो दो मीडियम को डिस्टिंग्विश कर रहा है। एक ये मीडियम हो गया जिसको म्यू1 कह दिया, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है दैट इज एट दिस लोकेशन, और हम जो है एक ऑब्जर्वर है जो कि इस ऑब्जेक्ट को इधर से व्यू कर रहे हैं, है ना, इधर से हम इसको देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर, और इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बिलो या जस्ट अबव है। ठीक है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम नीचे से जस्ट उसके नीचे से देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट नीचे है तो जस्ट उसके ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यूइंग का केस है, जब तक आपको स्पेसिफिकली किसी एंगल विशेष पे रे को आते हुए ना कहा जाए, जब भी आप डिस्कशन करेंगे तो नॉर्मल विजन के लिए ही बात करेंगे, नॉर्मल व्यूइंग का ही सिचुएशन लेकर के चलेंगे। तो एक रे जो इस पर्टिकुलर सरफेस पे आके टकराई है, नॉर्मल आके टकराई, वो अनडिविटेड दूसरे मीडियम में चली गई। ठीक है भाई, दूसरी रे जो हम इस पे किसी एंगल विशेष पे जो कि माइन्यूट है आते हुए टकराते हुए कह रहे हैं आई के एंगल पे, तो ये डिपेंडिंग ऑन कि दूसरा मीडियम कैसा है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट मीडियम, ये या तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। डिपेंड करेगा इस बात पे कि दूसरा मीडियम डेंसर है या रेयर। जो ऑब्जर्वर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू2 कहा। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों इस इंसान की आंख में पड़ रही हैं, तो इन दोनों को आगे को एक्सटेंड करेंगे, जहां पे जाके ये एक दूसरे को काटेंगे, दैट इज द इमेज विच विल बी व्यूड बाय दिस पर्सन। ये इमेज यहाँ पे दिखेगा इसको, ये ऑब्जेक्ट था, इमेज इसका यहाँ पे बना। सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से इमेज का जो सेपरेशन है एमआई का है, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी से ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है वो एमओ का है। हमारे पास जानकारी क्या है कि म्यू1 इंटू साइन आई ये इक्वल होगा म्यू2 इंटू साइन आर के, है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई नॉर्मल व्यूइंग की केस कर रहे हैं तो आई जो होगा वो बहुत छोटा होगा, सिंस आई and R are very small, ये बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग साइन आई को टेन आई से रिप्लेस कर सकते हैं और साइन आर को टेन आर से रिप्लेस कर सकते हैं ना। यस सर। तो म्यू1 इंटू टेन आई, और इसको लिखा जा सकता है म्यू2 इंटू टेन आर के। तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो नॉर्मल व्यूइंग के लिए बन रहा है, उसी में यूज होगा। ठीक है, किसी एंगल के लिए नए सिरे से बनाना पड़ेगा, पूरा ड्राइंग बना के आपको वर्किंग करनी पड़ेगी बड़े एंगल के लिए। ठीक है,
tan i को अगर लिखना है तो ये वाले एंगल को भी देखो तो आपको दिखता है कि i का है, तो μ1 इंटू mn अपॉन mo और μ2 इंटू ये वाला एंगल भी जो होगा वो r का होगा, तो इस ट्रायंगल से mn अपॉन mi, mi क्या है, अपरेंट हाइट या डेप्थ है, और mo क्या है, रियल हाइट या डेप्थ है, तो दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, अपरेंट हाइट और डेप्थ अपॉन रियल हाइट और डेप्थ जो भी हो, ये होगा इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम RI ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन RI ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू ऑब्जर्वर को OB से लिख दे रहे हैं और म्यू ऑब्जेक्ट को OB से लिख दे रहे हैं। ऑब्जर्वर का मीडियम और ऑब्जेक्ट के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हो गया। इसे एज ए फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. बैच में भी Thank you, सेंड sir. कर दीजिए। सेंड कर रहा हूँ।